देखिए, आप राहुल गांधी के पिछले 10 साल के बयानात देखिए और उनकी मेहनत देखिए। वाहिद आदमी है जो एक सियासी पार्टी के होने के बावजूद पूरे इंडिया की गली-गली वो फिर रहे हैं और मोहब्बत का पैगाम आम कर रहे हैं। कुछ मसले होंगे, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इस मुल्क में क्या तो खुद कांग्रेस के लिए राहुल गांधी एक अहम सुतून बनेंगे और आगे हिंदुस्तान की सियासत में वो एक अहम रोल अदा करें। इतनी महंगाई हो गई, ये कहाँ का डेवलपमेंट है? ये गरीब आदमी तो गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। नहीं, जनता नहीं कह रही, सिर्फ ये मोदी जी कह रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अगर आप मुझे 9 साल के 9 काम बता दें तो फिर आगे बात करते हैं। काम किया ही नहीं है कुछ लोग। कांग्रेस ने क्या क्या दिया है हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तान बखूबी जानता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और डिफेंस, एम्स, किम्स, अनगिनत चीजें हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान में, कांग्रेस के दौर में आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके दौर में शुरू हुई? कांग्रेस के दौर में शुरू हुई। उस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इंडिया में सुपर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां से शुरू हुआ। किसानों का डेवलपमेंट वहां से शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ। इनके पास क्या हुआ? पीएसयू का बेचना। देखिए, राम मंदिर का जो फैसला आया था, पहले फैसला पढ़ लीजिए। उस फैसले में बाबरी मस्जिद को जबरदस्ती तोड़ा गया। उस फैसले में वहाँ कोई मूर्ति नहीं निकली थी। इसको फैसला आने के बाद आप ये बताइए किस बेस पर मंदिर को आस्था की बेस, इंसाफ की बेस फैसला हुआ कि आस्था की बेस पे हुआ? अगर सिर्फ राम मंदिर के लिए आए तो राम मंदिर बन गई है। मोदी जी को हट जाना चाहिए और फिर वो हुकूमत दूसरों को देनी चाहिए, अगर उसके लिए मोदी जी आए थे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन का महामुकाबला जारी है। एक दूसरे के नेताओं को छीनने की होड़ लगी हुई है। लगातार आपने देखा कि तमाम जो इंडिया गठबंधन में नेता थे, पार्टियां थी, वो एनडीए में जा रही है। हालांकि देखना यही होगा कि राहुल गांधी अकेले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फायदा होगा या फिर इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं कि संसद में कि 400 पार? तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान मौजूद है, तामीर मिल्लत से जुड़े हुए हैं, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है एनसीआर समाचार में। क्या लग रहा है सर, लगातार आपने देखा कि नेता जो है इंडिया छोड़कर एनडीए में जा रहे हैं? देखिए, जिन लोगों को हुकूमत की चाहत थी, जो हुकूमत चाहते थे, जो उनकी नीयतें साफ नहीं थी, वो छोड़कर जा रहे हैं। जिनकी नीयतें साफ थी, आज भी वो इंडिया में है और राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। खुद देखिए कि अब राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, इससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में राहुल गांधी की आवाम सपोर्ट करेगी। और चाहे वो नीतीश कुमार होने दीजिए, चाहे और कोई होने दीजिए, इनको सीट का लालच था। शायद नीतीश कुमार साहब ये सोचते थे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ चांस मिलेगा इंडिया में, उनको चांस नहीं मिला, इससे वो इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए। सर क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी को तो वैसे ही एनडीए जो है वो सीरियस नहीं लेती, कहती वो खुद भी सीरियस नहीं है, उनको कुछ समझती भी नहीं है कि वो लायक भी नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। देखिए, आप राहुल गांधी के पिछले 10 साल के बयानात देखिए और उनकी मेहनत देखिए। वाहिद आदमी है जो एक सियासी पार्टी के होने के बावजूद पूरे इंडिया की गली-गली वो फिर रहे हैं और मोहब्बत का पैगाम आम कर रहे हैं। कुछ मसले होंगे, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इस मुल्क में क्या तो खुद कांग्रेस के लिए राहुल गांधी एक अहम सुतून बनेंगे और आगे हिंदुस्तान की सियासत में वो एक अहम रोल अदा करेंगे। अगर आप देखिए इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ उनमें स्वाभिमान है, वो कभी मिलते नहीं है लोगों से। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे पास हैदराबाद में प्रोग्राम तो हमारी जमातियत तो वो आए थे। अब उनके बयानात बदलते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो भी कहीं ना कहीं दिल में हुकूमत की इच्छा मोहब्बत लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके बहुत सारे बयानात है, मैं जिसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। हर वक्त उन्होंने अपने बयानात बदले। आप देख लीजिए पिछले 10-12 साल के उनके बयानात देखिए, हर वक्त वो बदलते गए। तब क्या हैदराबाद को 2 दफे मैंने खुद उनको बुलाया था, पर उस वक्त क्या उनके स्पीचेस सुनिए, आज के स्पीचेस में बहुत ज्यादा फर्क है। क्या लग रहा है 24 के चुनाव करीब है, इंडिया गठबंधन की मजबूती बिखरते हुए नजर आ रही है। क्या लग रहा है, अब जयंत चौधरी भी चले गए, क्या भाजपा का वोट जयंत चौधरी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि वोट किसको भी मिले, इंडिया में कोई पार्टी जीते, इंडिया की जमहूरियत बचे, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वो बचे, इसके लिए, इस कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कुछ मुश्किल होगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंडिया की जमहूरियत
और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को खतरा है, संविधान को खतरा है, जबकि मोदी जी तो लगातार विकास कर रहे हैं। देखिए, अब आप ये बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, कितने रोजगार अब तक मिली है। आज देखिए, अभी बात हुई दवाओं के रेट कितने बढ़ गए और आप देखिए जो हम रोजमर्रा चीजें इस्तेमाल करते हैं उसकी कितनी महंगाई हो गई। तो ये कहाँ का डेवलपमेंट है? एक गरीब आदमी तो गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। सच लगे मोदी जी सही काम नहीं कर रहे। क्या काम कर रहे हैं? 9 साल बेमिसाल कह रही है जनता। ना ठीक नहीं, जनता नहीं कह रही, सिर्फ ये मोदी जी कह रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अगर आप मुझे 9 साल के 9 काम बता दें तो फिर आगे बात करते हैं। काम किया ही नहीं है कुछ उन्होंने। तो वादे जो कर रहे हैं सब जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे वादे। कौन सा वादा पूरा हुआ है? अभी तक तो कोई वादा पूरा हुआ नहीं। 2 लाख रोजगार की बात करें, 2000 नहीं मिले। 15 लाख की बात करें, 1500 नहीं मिले। उसके लिए तो अमित शाह ने बोल दिया था, वो तो एक राजनीतिक जुमला था 15 लाख। तो ऐसे ही जो है ना, वादे भी पूरे राजनीतिक जुमला था, काम भी जो कर रहे हैं वो भी एक राजनीतिक जुमला है, 9 साल का विकास भी राजनीति ही जुमला हो गया। तो कांग्रेस ने भी तो कुछ नहीं किया ना, गड्ढे देके गई सब। कौन से गड्ढे? भ्रष्टाचार किया। अभी आप जो है ना, अगर कांग्रेस की हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1947 से लेकर जब तक 2014 तक की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें, कांग्रेस ने क्या क्या दिया है हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तान बखूबी जानता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और डिफेंस, एम्स, किम्स, अनगिनत चीजें हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान में, कांग्रेस के दौर में आया। एक सेकेंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके दौर में शुरू हुई? कांग्रेस के दौर में शुरू हुई। उस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इंडिया में सुपर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां से शुरू हुआ, किसानों का डेवलपमेंट वहां से शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ। इनके पास क्या हुआ? पीएसयू का बेचना। अर्थव्यवस्था में वृद्धि कैसे हो रही है? प्राइवेटाइजेशन करके। तो ये तो वही बात हुई जो आज से जो है ना 200 साल पहले अंग्रेजों ने किया। हम आपके देश में जो है ना प्राइवेटाइजेशन करके, कॉलोनाइजेशन करके जो है ना हम आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने की बात करेंगे। यहाँ पे भी आके जो है ना वही बात हो रही है, उससे तो कुछ होगा नहीं ना। तो सर देखिए, सवाल मेरा ये भी है, राम मंदिर का एक सबको, पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था, वो मुद्दा मोदी जी ने पूरा कर दिया 9 साल में, और 70 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई वो। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, राम मंदिर का जो फैसला आया था, पहले फैसला पढ़ लीजिए। उस फैसले में बाबरी मस्जिद को जबरदस्ती तोड़ा गया। उस फैसले में वहां कोई मूर्ति नहीं निकली थी। इस फैसला आने के बाद आप ये बताइए किस बेस पर मंदिर को आस्था की बेस, इंसाफ की बेस पे फैसला हुआ कि आस्था की बेस पे हुआ? अगर सिर्फ राम मंदिर के लिए आए तो राम मंदिर बन गई है, मोदी जी को हट जाना चाहिए और फिर वो हुकूमत दूसरों को देनी चाहिए, अगर उसके लिए मोदी जी आए थे। पर वही राम मंदिर में जो पुजारी काम कर रहे हैं उनकी 60-70 हजार सैलरी हो गई है। क्या करेंगे? और कितने आपके और जो काम करने वाले कितने साधु है, कितने मंदिरों के जो आज भी भूखे रह रहे हैं, लोगों दिए हुए पैसे और लोगों का दिया हुआ खाना खा रहे हैं, उसको भी ज्यादा देखिए आप। हिंदुस्तान में जो हजारों लाखों मंदिर है, वहां के पुजारियों की क्या हालत है, उस पर भी आप सर्वे करें। मुस्लिम क्या सोचता है राम मंदिर को लेकर? हम तो ये कहते हैं, अभी मैं कह रहा हूँ कि हम टंकी के जोड़ पे कहते हैं कि अदालत का फैसला पढ़िए। अदालत ने हमें कहीं ना कहीं, अदालत ने हमें तकलीफ पहुंचाई है और वो तकलीफ दे फैसला था, उसका मरते दम तक वही बात कही। आंकड़ों में ये दिखाया गया कि 74% मुसलमान खुश है राम मंदिर से। आंकड़ों में जैसे आपको बताया ना, बेरोजगारी की जो बात हो रही है, वैसे वो भी आंकड़े, वो भी आंकड़े। तो मुस्लिम को कहीं ना कहीं, मुस्लिम समाज को कम्युनिटी ठेस पहुंची। बिल्कुल ठेस पहुंची, बिल्कुल समाज में ठेस पहुंची है। और मैं ये कहूंगा कि जितने जमहूरी ज़हन रखने वाले हमारे हिंदू भाई है, उनको भी ठेस पहुंची है। मेरी मुलाकात होती है, हमारा उठना बैठना है, वो भी ये कहते हैं कि फैसला कर। क्या कहना चाहिए सर? मोदी जी लगातार संसद में दहाड़ रहे हैं, कह रहे जब कांग्रेस आती है तो महंगाई लाती है, और हमारे 9 साल में ये सब चीजों पे हमने काबू किया है और सत्ता पे काबिज भी हैं, तो इसलिए काबिज है क्योंकि हमने काम किए। नहीं, आप देख लीजिए कि वो कह रहे हैं, पर यहाँ पर कोई जो है आज तक देखिए आप 9 साल में महंगाई बढ़ती गई है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। जो चीज जो है 5 रुपए से थी वो जो आज 12 रुपए 15 रुपए हो चुकी है। हर जगह जो है आप देखिए महंगाई बढ़ रही है। यहाँ तक के टैक्सेस देखिए, टैक्सेस के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रही है। आप पेट्रोल अगर देख लें, पेट्रोल वो बढ़ाते हैं तो बढ़ाते हैं 10 रुपए 9 रुपए, और कम करते हैं तो 1 रुपया 2 रुपए। इससे जो है आम आदमी जो है इससे कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? आम आदमी जो है इससे नुकसान में रह रहा है। जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो नुकसान में, और अगर कोई बढ़ रहा है तो वो सिर्फ जो अमीर से ऊपर वाले ही जो ऊपर जा रहे हैं, गरीब और जो है मिडिल क्लास नीचे ही आ रहे हैं।
वो लोग कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे इससे, और ना वो सेटिस्फाई है पिछले 9 साल में। 24 के चुनाव करीब हैं, क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन एक तरफ और एनडीए है, और योगी जी भी कह चुके हैं 400 पार, मोदी जी भी कह चुके हैं 400 पार, क्या लगता है? मुश्किल है, 400 पार तो नहीं हो। कैसे सर? क्योंकि उत्तर भारत में पूरा कब्जा है। साउथ भारत का हिस्सा नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। तो फिर क्यों भारत को उत्तर भारत और साउथ भारत में डिवाइड करने की बात हो रही है? और ये इल्जाम हम साउथ भारतीयों पे लगाया जा रहा है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। देखिए, देश एक है। साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पॉलिटिक्स का और मैच्योरिटी बिल्कुल अलग है कंपेयरिंग टू नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे जो है, अब जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया कि राम मंदिर की वजह से जो है ना कुछ होगा। देखिए, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, वो फैसला आस्था की बुनियाद पे था। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है ये फैसला इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। ये एक आस्था की बुनियाद पे है, तो इट इज नॉट इन लॉ। लॉ के हिसाब से फैसला नहीं हुआ। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, हम उसकी जो है ना बात को कंसिडर करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे दिलों में ये बात का गम भी है, और हम इस बात की मजम्मत भी करते हैं कड़े अल्फाजों में कि ये फैसला गलत है। ये एक बात हो गई। अब राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बन गई, श्री राम की राम मंदिर बन गई, बहुत अच्छी बात है। अब वहां पे आपने बोला कि 60,000 वहां के पुजारियों की तो सैलरी हो गई। कितने पुजारी होंगे? एक अराउंड 10, 21 तो मैंने वो ही रखी। 21 पुजारी जो है एसोसिएशन के हिसाब से, 21 पुजारियों की सैलरी 60,000 रुपीज के हिसाब से दे रहे हैं। देश की आबादी कितनी है? 125 से 130 करोड़, 140 करोड़। युद्ध कितना है इसमें? यूथ ही तो कह रहा है सर, राम को लाए वही सत्ता में आएंगे। नहीं, राम को लाने की जरूरत नहीं है। राम है ही देश में। राम कहीं गए नहीं थे हमारे देश से। हमारे देश में राम थे, हैं और आगे भी रहेंगे। देश में से राम कहीं जाने वाले नहीं है। और ये कैसी समझदारी की बात है, मेरे को समझ में नहीं आती है। थोड़ा सा ताज्जुब भी होता है इस बात में। आप और हम एक आम इंसान होते हुए हम भगवान का प्रोटेक्शन करने की बात कर रहे हैं। आर वी केपेबल टू डू दैट? डेफिनेटली नॉट। जिसको हम भगवान मानते हैं, क्या हम उनका प्रोटेक्शन करेंगे या वो हमारा प्रोटेक्शन करेंगे? डेफिनेटली वो हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। तो इस किस्म की जो है ना ये इलॉजिकल बातें और यूथ को गुमराह करने वाली, और देश में जो है ना एक किस्म का पोलराइजेशन करके जो है ना वोट को कैप्चर करने की बात हो रही है, वो एक अपनी जगह है। अगर ईवीएम के ऊपर जो है ना काफी इख्तलाफात आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एज ऑफ नाउ काफी एजिटेशन और डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं। अगर ईवीएम हटा देते हैं तो फिर हालात बदल जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम हमने यहाँ पर बात करी, तो यहाँ पर कहा गया ईवीएम हटा दी गई तो हो सकता है कि भाजपा इस बार सत्ता में ना आए 2024 में, पर देखना ये होगा क्योंकि ईवीएम का मुद्दा लगातार उठता ही जा रहा है, और बैलेट पेपर से चुनाव इस बार हो पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।